हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज फिर आ गए हैं। तो हम लोग इतिहास जानने के स्रोत पे चर्चा कर रहे थे और वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी भारत के इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत ही है। तो आज हम उसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लें तो ठीक रहेगा। आप लोगों को कहीं ज़रूरत पड़ सकती है कि मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में, क्योंकि वो मौर्य प्रशासन के बारे में जो है या मौर्यकालीन राजनीतिक दशा या जो भी जानकारी हमको मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो आया था। तो हम देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। तो सभी को पता है कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है भारत आया था। इससे पहले वो कांधार इसको आप आर्कोसिया या अराकोसिया जो है में था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अराकोसिया से ही आया था और अराकोसिया में वो सिविरटियोस के राजदूत के रूप में काम कर रहा था या सिविरटियोस के राजदूत के रूप में नियुक्त था। तो ये जो है मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और ये जो है भारत आने वाला प्रथम राजदूत भी था। भारत आने वाला प्रथम राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और ये कांधार जिसको आप आर्कोसिया या आर्केसिया अराकेसिया कुछ भी कहिए, से भारत आया था। और इससे पहले ये कांधार में ही सिबिरटियोस के राजदूत के रूप में नियुक्त था। सिबिरटियोस के राजदूत के रूप में नियुक्त था। तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो हो गया। अब देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका जो है ये अपने मूल रूप में नहीं है। ये जो है स्ट्रैबो, एरियन, डायोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, ये जो लेखक हैं इनके विवरणों में इसके अंश मिलते हैं। तो ये अपने मूल रूप में नहीं है। तो ये जो है एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन, प्लिनी जो है और डायोडोरस, इनके विवरणों में मेगास्थनीज की इंडिका के अंश हैं। यहीं से जो है उसके ग्रंथ के बारे में जो है इंडिका उसके बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा,
इसको याद करना हो कि मेगास्थनीज की इंडिका के अंश जो हैं किन किन जो है लेखकों के इतिहासकारों के विवरण में मिलते हैं, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए APJDSP। तो ए से आप एरियन, पी से प्लूटार्क, जे से जस्टिन, डी से डायोडोरस, एस से स्ट्रैबो, पी से प्लिनी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम DSP बन गए, APJ अब्दुल कलाम DSP बन गए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनके जो है उद्धरण में मेगास्थनीज की इंडिका के अंश हमको मिलते हैं। नोट कर लीजिए। क्लॉडियस एलियनस ने जंतु विज्ञान पर लिखी अपनी पुस्तक ऑन द पेक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स में जो है मेगास्थनीज के इंडिका के विवरणों को लिया है। उसके बाद 1846 ईस्वी में इसकी जो है डॉक्टर स्वानबेक ने जो है इसके उद्धरणों को प्रकाशित किया और 1891 ईस्वी में मैक्रिंडल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो क्लॉडियस एलियनस ने जंतु विज्ञान पर लिखित अपनी पुस्तक जो है क्या नाम है, ऑन दी peculiarities ऑफ एनिमल्स, जिसको आप कह सकते हैं पशुओं की विचित्रताएं, इस पुस्तक में उसने जो है मेगास्थनीज के विवरणों को आधार बनाया। तो डॉक्टर स्वानबेक ने 1846 में जो है इसके उद्धरणों को संकलित कर प्रकाशित किया। नोट करिए। और 1891 में मैक्रिंडल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। ईस्वी में मैक्रिंडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसको नोट डाउन करिए। और स्ट्रैबो ने जो है मेगास्थनीज के इंडिका को जो है पूर्णतः असत्य करार दिया और कहा कि ये असत्य और इसमें जो मिलते हैं उद्धरण ये असत्य और अविश्वसनीय हैं। प्लिनी भी मेगास्थनीज की इंडिका में उसके आलोचनात्मक रुख को जो है मेगास्थनीज की इंडिका के प्रति प्लिनी ने भी आलोचनात्मक रुख अपना, लेकिन एरियन जो है इसके विवरणों को सत्य सिद्ध कहता है इसमें जो विवरण दिए हैं वो विश्वसनीय हैं, क्योंकि एरियन बताता है कि सिकंदर के साथ जो लेखक आए से उनसे ज़्यादा जो है भारत को जो है मेगास्थनीज ने देखा है, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया था या उनके शासनकाल में भारत आया था, जो कि भारत का एक महानतम सम्राट है। तो स्ट्रैबो और प्लिनी ने इंडिका को
जो है अविश्वसनीय करार दिया, अविश्वसनीय करार दिया, या इसके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। लेकिन एरियन जो है, एरियन का दृष्टिकोण इंडिका के प्रति विश्वसनीय है कि वो उसमें विश्वास करता है, और बताया कि ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों से अधिक भारत के विषय में इसको जानकारी प्राप्त है, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ये बताता है एरियन का तो हो गया। सिकंदर के लेखकों का जो विवरण है वो हाइफेसिस नदी तक ही विस्तृत है, लेकिन मेगास्थनीज सिलास नदी की भी चर्चा करती, जो सिलास नामक झरने से निकलती है। तो सिकंदर के साथ जो आए थे लेखक, उन्होंने सिर्फ हाइफेसिस नदी तक का जो है विवरण दिया है। हाइफेसिस आप जिसको कहते हैं ब्यास नदी तक का विवरण दिया है, लेकिन जो है एरियन कहता है कि इसने सिलास नदी की भी चर्चा की, जो सिलास नामक झरने से निकलती है। नोट करिए। मेगास्थनीज का विवरण जो है टॉलमी की ज्योग्राफी में नहीं मिलता है। टॉलमी की ज्योग्राफी में इंडिका का विवरण नहीं मिलता है जो है। और मेगास्थनीज के इंडिका के जो है विवरणों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जिसमें उस सत्य घटनाओं को वर्णन किया गया है, दूसरा जिसमें वो आप सत्य से परे है, जिसको आप सुनकर विश्वास नहीं करेंगे कि उसने भारत के बारे में ऐसा कुछ भी कहा होगा। तो देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने बताया कि भारत का आकार समचतुर्भुज है, और उसने यहाँ 58 नदियों का उल्लेख किया, और जिसमें गंगा सर्वप्रमुख नदी बताया उसने। और उसने ही बताया कि सिलास नदी में ना तो कोई तैर सकता है, ना तो उसमें कोई वस्तु डूब सकती है। और प्रोफेसर लेवी महोदय ने सिलास नदी की पहचान मध्य एशिया के सिलोदा या खोतान नदी से की है। तो उसने भारत का आकार कहा कि समचतुर्भुज के आकार का है, समचतुर्भुज के आकार का है। और उसने यहाँ भारत में 58 नदियों का उल्लेख किया। भारत में 58 नदियों का उल्लेख किया और कहा कि गंगा जो है सर्वप्रमुख है। और ये कहता है कि सिलास नदी में ना तो कोई तैर सकता है और ना ही कोई वस्तु इसमें डूब सकती है। और प्रोफेसर लेवी महोदय ने सिलास नदी की पहचान मध्य एशिया की सैलोदा या
खोतान नदी से की है। नोट डाउन करिए। मेगास्थनीज बताता है कि उत्तर पश्चिम भारत से लेकर और पाटलिपुत्र तक की इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10,000 स्टेडिया और 6,000 स्टेडिया है। यानी कि ये बताता है कि उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पाटलिपुत्र तक जो है भारत की लंबाई 10,000 स्टेडिया और चौड़ाई 6,000 स्टेडिया है। और ये कहता है कि संपूर्ण भारत उत्तर से दक्षिण तक का भारत जो है इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 22,300 स्टेडिया है। और ये बताता है पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताता है और कहता है कि पाटलिपुत्र की लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई 15 स्टेडिया थी। तो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पाटलिपुत्र तक की लंबाई और चौड़ाई ये क्रमशः 10,000 स्टेडिया माने लंबाई 10,000 स्टेडिया और चौड़ाई 6,000 स्टेडिया बताता है। और ये बताता है संपूर्ण भारत उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण उत्तर भारत उत्तर से दक्षिण तक 22,300 स्टेडिया तक फैला है। इसका कहने का मतलब है कि संपूर्ण भारत जो है उत्तर से दक्षिण तक जो है इसकी लंबाई 22,300 स्टेडिया है। और ये पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताता है, सबसे बड़ा नगर बताता है। और इसकी लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई 15 स्टेडिया बताता है। नोट करिए। ये बताया कि भारतीय वीर साहसी और सत्यवादी होते हैं। भारतीय वीर साहसी और सत्यवादी होते हैं। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है। इस नगर प्रशासन के अधिकारी को जो है एस्ट्रोनोमोई और जो है जिला प्रशासन का जो अधिकारी था उसको एग्रोनोमोई कहा है। और एग्रोनोमोई को कहा था कि सिंचाई के विकास के प्रति भी यही जिम्मेदार था। तो ये नगर प्रशासन में 6 समितियों का वर्णन करता है और मौर्य सैन्य प्रशासन में भी 6 समितियों का वर्णन करता है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में जो है नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का अच्छा ज्ञान मिलता है, वर्णन किया गया है। और ये नगर प्रशासन की 6 समितियों और मौर्य सैन्य प्रशासन की 6 समितियों का वर्णन करता है। नगर प्रशासन के अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई और जिला प्रशासन के अधिकारी को
ये एग्रोनोमी कहता है और कहता है कि एग्रोनोमी ही राज्य में सिंचाई के विकास के लिए उत्तरदायी था। नोट कर लीजिए आप लोग। और एग्रोनोमी आप कह सकते हो यह वर्तमान समय का जिलाधिकारी। मेगास्थनीज जो है सुदूर दक्षिण के राज्य पांड्य का उल्लेख करता है, बताता है सुदूर दक्षिण भारत के पांड्य राज्य के बारे में वो बताता है और कहता है कि यहाँ का शासन पांड्या नामक महिला चलाती थी और जो कि हेराक्लिस की पुत्री थी। तो सुदूर दक्षिण भारत में पांड्य राज्य का उल्लेख करता है और कहता है कि यहाँ का शासन जो है पांड्या नामक महिला चलाती है। पांड्या नामक महिला चलाती जो कि हेराक्लिस की पुत्री थी। और ये कहता है कि जो है पांड्य राज्य में 365 जो है ग्रामों का उल्लेख करता है और कहता है कि राजकोष के लिए प्रतिदिन प्रत्येक ग्राम से कर लिया जाता था और 153 राजाओं की सूची बताता है। तो पांड्य राज्य में तीन 365 ग्रामों का उल्लेख करता है और बताता है ये कि प्रत्येक ग्राम राजकोष निर्धारण के लिए जो है प्रत्येक ग्राम से प्रतिदिन कर वसूल किया जाता था और उसने 153 राजाओं की सूची दी है। मेगास्थनीज ने इंडिका में 153 राजाओं की सूची दी है। नोट करिए। मेगास्थनीज बताता है कि भारत में फलों एवं अन्न का उत्पादन वर्ष में 2 बार होता था और ये बताता है कि भारत में एक तरफ युद्ध होता रहता था और एक तरफ कृषक जो है खेती करता रहता था। जैसे अन्य जगहों पर युद्ध में खेत को भी बर्बाद कर दिया जाता था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। एक तरफ युद्ध होता रहता था और एक तरफ जो है किसान अपनी खेती किया करते थे। ये भारत के शाही बागों का भी उल्लेख करता है। तो ये बताता है कि भारत में वर्ष में अन्न और फलों का 2 बार उत्पादन होता था। 2 बार उत्पादन। और बताता है यहाँ के बिना शहद की मक्खियों से गुड़ तैयार किया जाता था। भारत में बिना शहद की मक्खियों से गुड़ तैयार किया जाता था जो है। और इसलिए भारत में एक आश्चर्यजनक फसल कपास, जिसको आप सिंडन कहते हैं, उसका भी उल्लेख करता है। ये आश्चर्यचकित हो गया इसको देख करके। तो ये कपास का भी, जिसको सिंडन कहते हैं, सिंडन
का भी उल्लेख करता है और ये भारत में गन्ने की खेती का भी उल्लेख करता है। भारत में गन्ने की भी खेती का उल्लेख करता है। नोट करिए। बहुत कमाल की बात है दोस्तों, इसने जो है भारत में गन्ने की खेती को पहली बार देखा था। गन्ने की खेती को पहली बार भारत में देखा था। और हमारे यहाँ लोग गन्ने की खेती से कितना फ़ायदा उठा लेते हैं आप लोगों को पता ही होगा। और इसने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 शिकारी, अहीर, चरवाहा, ग्वाला, ये नंबर 3 में आते हैं। नंबर 4 जो है शिल्पी या जो है व्यापारी। नंबर 5 में योद्धा या सैनिक। नंबर 6 में गुप्तचर या निरीक्षक। नंबर 7 में पार्षद, मंत्री या सभासद। तो देखते हैं। भारतीय मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। यह बताता है कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थीं। नंबर 1 दार्शनिक, पहले नंबर पे दार्शनिक, दूसरे नंबर पे कृषक। 7 जातियों में सर्वाधिक संख्या वो कृषकों की बताता है, तो सर्वाधिक संख्या वो कृषकों की बताता है। नंबर 3 जो है शिकारी या इसी में अहीर, जो आजकल अपने आप को यादव कहते हैं, अहीर, चरवाहा और ग्वालों का उल्लेख किया है नंबर 3 में। नंबर 4 में शिल्पी, जिसको आप कारीगर कहते हो, शिल्पी और व्यापारी। नंबर 5 योद्धा या सैनिक कह सकते हो। नंबर 6 गुप्तचर या आप निरीक्षक। नंबर 7 आप पार्षद, इसको मंत्री या सभासद, पार्षद, मंत्री या सभासद। तो ये भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय समाज में मेगास्थनीज कितनी जातियों का उल्लेख करता है, उसमें पहली जाति के अंतर्गत कौन आता है, या तो पहली जाति के अंतर्गत दार्शनिक आता। सब सर्वाधिक संख्या इन 7 जातियों में किसकी थी, तो कृषकों की थी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब जो है हम इसके सीमा के, इंडिका की जो है सीमा क्या है, जो हमने बताया कि 2 भागों में इसके अध्ययन को हम करेंगे। एक भाग जो कि सत्य घटनाओं से प्रेरित है, दूसरा जो सत्य से परे है, जो इसने उलूल जुलूल भी समझो लिख दिया है। तो मेगास्थनीज के इंडिका की सीमाएं।
तो सबसे पहली सीमा इसकी यही है कि जो है ये अपने मूल रूप में नहीं है। मेगास्थनीज की इंडिका अपने मूल रूप में नहीं है। इसके उदाहरणों को हम इसके परवर्ती काल के लेखकों के विवरणों से पाते हैं, जैसे हमने बताया स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी, जस्टिन, इन सब के विवरणों में इसके जो है उदाहरणों का उल्लेख है। उसी के आधार पर हम लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि मेगास्थनीज का अवलोकन दरबार एवं आसपास के स्थानों तक ही था, उसमें अनुभव की कमी भी थी। भाई आसपास के जो है दरबार, मतलब वो दरबार में आया था उनके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के, तो दरबार और आसपास के स्थानों तक ही वो अपना अवलोकन किया, तो इसमें कह सकते हैं कि अनुभव की कमी थी। और दूसरा विदेशी था तो इसलिए वो बहुत जानकारी अपने यहाँ की नहीं ले पाया, इसलिए उस जो है वो सत्य से परे मालूम होता है उसका विवरण। तो हम उन घटनाओं का उल्लेख करते हैं या उन विवरणों का वर्णन करते हैं जो इसने कहा कि जो है जिससे के आधार पर हम कह सकते हैं वो झूठ है। नंबर 1, ये कहता है कि समस्त भूमि राजा की होती थी। दूसरा, ये कहता है कि भारत में दास नहीं होते थे। तीसरा, ये कहता है भारत में अकाल नहीं पड़ता है, जबकि आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था तो वो दक्षिण भारत गया था। और तीसरा, समस्त भूमि राजा की दास, अकाल नहीं पड़ता है, दास नहीं। भारत में चोरी की घटनाएं नहीं होती, भारत में चोरी की घटनाएं नहीं होती। ये कहता है, ये बहुत अजीब वर्णन देता है। कहता है कि भारत में जो है चींटियाँ सोना खोदती थी और उनकी त्वचा चीते की त्वचा के जैसी होती थी। तो भारत में चींटियाँ सोना खोदती थी और इनकी त्वचा चीते की त्वचा की जैसी होती थी। और ये जब ये पांड्य राज्य का जो उल्लेख करता है, बताता है पांड्य राज्य में इसने 7 साल की माताओं को लेके, बताइए ये ऐसा कहती है 7 साल। अरे भाई हो सकता है वो 7 साल की बच्ची हो, अपने छोटे भाई बहन को गोद में ली हो, तो कहता है कि भारत में 7 साल। अब ऐसा संभव है? ऐसे हवा में लिख दिया। ये जो है पांड्य राज्य में 7 साल की माताओं का उल्लेख करता है, माताओं का उल्लेख, नोट कर लीजिए इसको। और ये कहता है कि जो है भारत में लेखन कला का ज्ञान नहीं था। बताओ कि भाई के बोल दिया कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे, जबकि कर्टियस बताता है कि भारतीय पेड़ों की छालों पे लिखते थे। नियार्कस कहता है कि ये सन जो है भारतीय सन के सघन बुने हुए टुकड़ों पे लिखते थे। तो बताओ ये भी ऐसा विवरण लिख दिया। तो इसने कहा कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। जबकि हमने बताया कि कर्टियस कहता है कि भारतीय पेड़ों की छालों पे लिखते थे, छालों पर लिखते थे। और नियार्कस कहता है कि सन के सघन बुने हुए टुकड़ों पर लिखते थे, सन के बने हुए सघन टुकड़ों पर लिखते थे। तो ये था जो है इसने। ये क्या कहता है, भारतीय जो है ना तो सूद पे धन लेते थे और ना देते थे, जबकि कौटिल्य ने ही
महाजनी प्रथा का उल्लेख किया है। भारतीय न तो सूद पर धन देते हैं और न ही लेते हैं। सूद का मतलब ब्याज समझिएगा और कुछ मत समझिएगा आप लोग। तो जबकि कौटिल्य ने महाजनी प्रथा का उल्लेख किया है। और ये कहता है कि ना भारतीय कभी किसी के द्वारा जीते गए और ना ही इन्होंने किसी को हराया, ना किसी को जीता। बताओ, ये नोट करिए पहले इसको आप लोग। तो ये भी कहता है भारत में कोई लिखित कानून भी नहीं है। बताओ, इसे बिना लिखित कानून के चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा साम्राज्य जो है खड़ा कर लिया। आगे मौर्य प्रशासन की चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौर्य प्रशासन क्या था। तो भारत में कोई लिखित कानून नहीं है। तो इसको और आगे थोड़ा ही बचा है, देख लेते हैं। इसने कहा कि भारतीय न तो किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं और न ही अन्य लोग भारतीयों पर आक्रमण करते हैं। भारतीयों पर आक्रमण करते हैं। अब बताओ, ये कहता है भारतीय, तो सिकंदर क्या किया था? भारत पे आक्रमण नहीं किया था, ऐसे इसने लिख दिया है। और ये भी बोल दिया कि भारतीय अपने देश से बाहर कहीं गए ही नहीं। भारतीय अपने देश से बाहर कभी गए ही नहीं। जबकि मिस्र का नरेश टालमी फिलाडेल्फिया द्वितीय, जो सिकंदरिया में पुस्तकालय की स्थापना इसने की थी, उन पुस्तकों को जो है भारतीयों द्वारा ही उन पुस्तकों को जो है पहुंचाया गया था, जिनका अनुवाद करने के लिए उन्होंने किया था। तो भारतीयों द्वारा ही उन पुस्तकों को मिस्र पहुंचाया गया, जिनका अनुवाद करने के लिए मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने सिकंदरिया में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। बताओ, ये भी बोल दिए थे भारतीय कभी बाहर ही नहीं गए थे। तो ये क्या था? भारतीय ही किताब को लेकर गए और वो अनुवाद करवाया। तो नोट करिए। अच्छा, ये बताता है कि भारतीय जो है शराब नहीं पीते हैं और यज्ञ जैसे शुभ अवसर पे ही शराब पीते हैं। अब इसको कौन बताए? जबकि कौटिल्य ने 6 प्रकार के मद्यपान का वर्णन जो है किया है। 6 प्रकार के मद्यपान या शराब के बारे में कौटिल्य ने बताया और ये कहता है कि भारतीय जो है कभी शराब नहीं पीते और यज्ञ के अवसर पे ही शराब पीते हैं, जो शुभ अवसर होता है। तो
इसको ये नहीं पता हमारे यहाँ यह जो शुभ अवसर आता है तो वो लोग भी शराब पीते हैं जो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाते। तो ये थी इसकी सीमा जो है मेगास्थनीज के इंडिका की। तो यही वजह की अध्ययन स्रोत के रूप में इंडिका का उपयोग करने में तथा इसके द्वारा दिए गए विवरणों को हमें अन्य समकालीन स्रोतों से परिपुष्ट करने की ज़रूरत है, जो कि हम साहित्य जो है इतिहास जानने के स्रोत के रूप में हम इसका वर्णन करते हैं। तो इसका वर्णन जो है करने से पहले हमको अन्य समकालिक स्रोतों से भी इसीलिए परिपुष्ट करने की आवश्यकता है, नहीं तो सारा खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसे कहेगा कि भारत में ये था वो था और हम मान लेंगे। तो इसके लिए एकमात्र निर्भरता इसी के विवरणों पर नहीं रखनी चाहिए, उसके समकालीन लेखकों के विवरणों के भी बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो आज मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में इतना ही था। इसके लिए इसके नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो नए चैप्टर और नए उत्साह के साथ मिलेंगे, जो होगा पाषाण काल, जहाँ से जो है मनुष्यों के जो है उदय की कहानी आती है, मानव सभ्यता का विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।